ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मजदूर शिवा की। शिवा बहुत मेहनती और साफ दिल का इंसान था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बहन और अपनी माँ का ध्यान रखता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर बातें कर रहा था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों में रमा की शादी हो जाएगी। वो अपने घर चली जाएगी और अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताएगी। हाँ बेटा, जब से रमा का रिश्ता तय हुआ है वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। भगवान ने हम गरीब के घर में खुशियाँ दी हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होगा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी गांव का सबसे लालची व्यक्ति भीमराव वहां आता है। शिवा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अरे भीमराव जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ। शिवा, तुझे तो पता है कुछ दिनों में मेरे बेटे और तेरी बहन की शादी होने वाली है। बस उसी के सिलसिले में मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए समधी जी, हिचकिचाइए मत। मुझे शिवा से अकेले में कुछ बातें करनी है। इसके बाद शिवा भीमराव के साथ अपने घर के बाहर निकल जाता है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी हैसियत तुमसे कई ज्यादा है, फिर भी मैं तरस खाकर तुम्हारे इस गरीब घर में अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। पर मुझे दहेज भर भर कर चाहिए। हमारी दहेज की मांग पूरी करोगे तभी इस घर से डोली उठेगी। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं दहेज के इंतजाम में ही लगा हूँ। भीमराव शिवा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। वो जानता था कि शिवा अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने ज्यादा दहेज की मांग कर डाली। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रमा गुस्से में बाहर आती है। नहीं भैया, आप इनकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। रमा, तू बीच में मत बोल, ये हम बड़ों की बातें हैं। भैया, मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपके आंसू हो। जुबान तो देखो कितनी तेज है। सुन लड़की, तेरे ये तेवर तुझे ले डूबेंगे। गरीबी में इतने तेवर दिखाना सही नहीं है। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, आप अब जा सकते हैं, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। रमा भीमराव को मुंह तोड़ जवाब देती है। भीमराव गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में रात होती है और शिवा उदास होकर अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भैया, यूं उदास क्यों बैठे हैं? चलिए खाना खा लीजिए। तू बात मत कर मुझसे। भैया, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की? इतनी मुश्किलों से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तूने अपनी जिद से उन्हें भी भगा दिया। वो रिश्ता करने नहीं, लालच के भाव से आए थे। आपको दिखा नहीं, उन्हें बहू नहीं दहेज चाहिए था। तो इसमें गलत ही क्या है? ये तो समाज का रीति रिवाज है। लड़की वाले को दहेज देना ही पड़ता है, बिना दहेज के कोई शादी नहीं होती। यही रिवाज तो गलत है समाज की। समाज के कुछ लालची लोग हैं जो अब भी दहेज जैसी कुप्रथा को चला रहे हैं। दहेज के कारण न जाने कितनी महिलाएं अपने ससुराल में मारी जाती है। आज आप उनकी दहेज की मांग पूरी कर देते तो कल को वो और ज्यादा मांग करते। ये ऐसा लालच है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मैं समझता हूँ रमा, पर हम गरीब हैं। हमारे यहाँ लोग रिश्ता तभी जोड़ेंगे जब हम उनकी मनचाही इच्छा पूरी करेंगे। तू ही बता, बिना दहेज के तुझसे कौन शादी करेगा? भैया, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उसने मेरी किस्मत में आजीवन कन्वारी रहना लिखा है तो मुझे ये मंजूर है, पर मैं किसी भी कुप्रथा को बढ़ावा नहीं दूंगी और न ही आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। देखते ही देखते तू कितनी समझदार हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वही रमा है जो बचपन में अपनी मनचाही चीज के लिए पूरा घर सर पे उठा लेती थी। भैया, अब ये सारी बातें छोड़ो और घर के भीतर चलो। बहुत भूख लगी है, आपके वजह से मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। रमा की बातों से शिवा की हिम्मत फिर से जुटती है। उसके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई उमंग का आगमन होता है। वे दोनों भाई बहन घर के भीतर चले जाते हैं और सब लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं।
अगली सुबह होते ही शिवा गांव के धनी चौधरी के ठेके पे मजदूरी के लिए जाता है। आ गया। सुन, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, इसलिए काम में कोई काम चोरी मत करना। आज ही सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। जी मालिक, आज सारा काम खत्म कर दूंगा। आज मुझे मजदूरी भी चाहिए, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कोई काम चोरी नहीं होगी। पहले काम तो कर, फिर मजदूरी की बात करना। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ। इतना बोलकर चौधरी वहां से चला जाता है। शिवा ने पूरे महीने की मजदूरी उसके पास जमा रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे काम आ सके। मजदूरी मिलने की उम्मीद में शिवा पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगता है। शाम होती है, वो कुछ मजदूरों के साथ चौधरी के घर पैसे लेने जाता है। मालिक, हमने आज का सारा काम खत्म कर दिया। हम सब यहाँ अपनी मजदूरी लेने आए हैं। कौन सी मजदूरी? कैसी मजदूरी? तुम गरीबों की यही बुरी आदत है, थोड़ा सा काम करते नहीं कि आ जाते हो मजदूरी का दावा करने। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब पूरे महीने की मजदूरी आपके पास जमा कर रहे थे। हमने अपना खून पसीना बहाकर एक एक पैसा जुटाया है। हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। त्योहार आने वाले हैं, बिना पैसों के हम त्योहार कैसे मनाएंगे? अभी मेरे हाथ तंग है, मैं मजदूरी नहीं दे सकता। होली आ रही है, मेरे भी काफी खर्चे हैं। होली के बाद आना मजदूरी लेने। अगर त्योहार के बाद ही पैसे मिलेंगे तो क्या फायदा होगा हमारे पैसे जमा करने का? अच्छा, तो अब गरीबों के मुंह में भी जुबान आ गई। तू ही इन सबको भड़काकर यहाँ लाया है ना? सुन ले शिवा, मेरे से उलझा तो अच्छा नहीं होगा। पर मालिक, आप गलत कर रहे हैं। ऐसे गरीबों का हक मारकर आपका कभी फायदा नहीं होगा। तू कौन होता है मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने वाला? मेरे सामने खड़े होने की तेरी हैसियत नहीं है। चुपचाप सबको लेकर यहाँ से चला जा। नहीं, हम सब अपना हक लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। शिवा अपने मजदूर भाइयों के हक के लिए चौधरी के सामने डट खड़ा हुआ। चौधरी के पास पैसों की जरा भी कमी ना थी, फिर भी ज्यादा पाने की लालच ने उसे इंसान से हैवान बना दिया। वो गरीबों से मजदूरी कर लेता था, पर उन्हें पैसे नहीं देता था। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, पर शिवा को अपने सामने आवाज उठाता देख वो घबरा गया। तभी उसकी बेटी नीलम कमरे से बाहर आई। पिताजी, आप इन मजदूरों के आगे बिल्कुल भी मत झुकना। ये होते ही लालची है, जरा से पैसों में अपना रंग दिखाने लगते हैं। अब तो इन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और न ही किसी को काम मिलेगा। मैं भी देखती हूँ ये हमसे पैसे कैसे निकलवाते हैं। मालिक की बेटी तो उनसे भी ज्यादा क्रूर और निर्दय है। मित्र, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है मालिक का एक बेटा भी है जो विलायत में पढ़ता है। वो तो इन दोनों से भी ज्यादा गुस्सैल और बेरहम है। खबरदार, किसी ने मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम सब अपने गरीब कदम लेकर हमारे घर से बाहर निकलो। तुम्हारे ये गरीब पाँव मेरे इस आलीशान घर को गंदा कर रही है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है मेम साहब। हम सब इंसान हैं, बस किस्मत की मार सबको अमीर गरीब बनाती है। हमें किसी भी हाल में अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी? अब तुम लोग बदकिस्मत हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे तो तुम गरीबों से घिन आती है। इसके बाद शिवा और बाकी मजदूर मुंह लटकाए वहां से निकल जाते हैं। नीलम बिल्कुल अपने पिता के जैसी थी। उसके अंदर अमीरी का घमंड भरा हुआ था। उसने सभी मजदूर की बहुत बेइज्जती की और उन्हें खाली हाथ ही घर भेज दिया। शिवा घर आकर अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगा। माँ, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? माँ, मैंने उस चौधरी के पास पैसे जमा किए थे। सोचा था होली आने पर उसे अपने पूरे महीने की मजदूरी ले लूंगा, तुम्हें और रमा को नए कपड़े दिलाऊंगा, पर उस दुष्ट ने धोखे से सारे पैसे अपने पास ही रख लिए। बेटा रो मत, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालच करते हैं।
माँ, उस चौधरी की बेटी तो उससे भी ज्यादा घमंडी है। उसने हम सब मजदूरों को काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? हम कैसे त्योहार मनाएंगे? तू फिक्र मत कर बेटा, हिम्मत रख, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और रही बात नए कपड़ों की, तो अभी हमें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। मैं जानता हूँ तू ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है। पिछली बार भी तंगी के कारण मैंने तुम दोनों को नए कपड़े नहीं दिलाए थे। इस बार भी भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब निराश होना बंद कर। उदास होने से समस्या हल नहीं होती। शांत हो जा और कोई दूसरा काम ढूंढ। कोई ना कोई नया काम ज़रूर मिलेगा। हाँ माँ, तू ठीक बोल रही है। ये वक्त हार मानने का नहीं है। मैं कल से ही दूसरा काम ढूंढने में लग जाऊंगा। शिवा ने हार मान ही ली थी, पर उसकी माँ ने उसे संभल लिया। सच कहते हैं लोग, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को वापस उठना सिखाती है। शिवा ने रोना बंद किया और अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू किया। वो गांव के हर व्यापारी के पास मजदूरी का काम मांगने जाने लगा, पर उसे मिली तो बस नाकामी ही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन वो निराश होकर जंगल में टहलने निकल गया। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। बचाओ 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई खतरे में है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शिवा आवाज का पीछा करते करते झाड़ियों के पीछे पहुंचता है। वहां वो नीलम को घायल हालत में देखता है। मुझे बचाओ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। शिवा फौरन उसकी मदद करने लगता है। उसके पैर में पट्टी बांधकर उसे बचा लेता है। शिवा की दयालुता देखकर नीलम जोर जोर से रोने लगती है। धन्यवाद शिवा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी थी? मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी, तभी एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारी जगह यहाँ कोई भी होता तो मैं इंसानियत के नाते उसे जरूर बचाता। जाओ, अब तुम घर जाकर आराम करो। शिवा नीलम की जान बचाकर भी उसके ऊपर एहसान नहीं जताता है। शिवा की इसी अच्छाई ने नीलम का दिल जीत लिया था। शिवा, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा है, ये अच्छी बात है। मेरी एक विनती है तुमसे, मेरे सारे मजदूर भाइयों को वापस से काम में रख लो। गांव में काम जल्दी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी लाचार हो चुके हैं। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी और साथ ही अपने प्रेम का इजहार भी करूंगी। हाँ शिवा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम्हारी अच्छाई और नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे आगे मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये मजाक कर रही हो तो अभी ही इस मजाक को बंद कर दो। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। यह कोई मजाक नहीं, हकीकत है। आज तुमने मेरे अंदर के सारे घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारे वजह से मैं सही मायनों में आज इंसान बनी हूँ। यह तो मैं तुमसे शादी करूंगी या आजीवन कन्वारी रहूंगी। नहीं, मैं ये प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नीलम ने अपने प्रेम का इजहार किया, जिससे शिवा के मन में बेचैनी सी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। उसके और नीलम के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी, उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसीलिए शिवा उसे मना करके वहां से जाने लगता है। देखो नीलम, यह सब बस सुनने में अच्छा लगता है। असल में ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। अब तुम इसे मेरा जुनून समझे या पागलपन, पर मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी
जब तक तुम मेरे प्यार को समझ नहीं जाते हो। इतना बोलकर नीलम वहां से चली जाती है। दो दिन बीते, नीलम फिक्र के मारे खाना भी नहीं खा रही थी, जिस कारण उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी और आखिरकार उसके पिता ने उसे उदासी की वजह पूछ ही डाली। बेटी नीलम, क्या बात है? आजकल तुम समय पे खाना नहीं खाती हो, उदास अपने कमरे में बैठी रहती हो। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, क्या बात है? पिताजी, असल में मुझे इस गांव में किसी से प्रेम हो गया है, पर वो मेरे प्रेम को नहीं स्वीकार रहा है। उसे समाज का डर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को कोई पसंद आ गया। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन है वो भाग्यशाली जिसे मेरी बेटी ने चुना है? मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। वो और कोई नहीं बल्कि शिवा है, वही शिव जो आपके यहाँ मजदूरी किया करता था। पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उससे सच में प्रेम करने लगी हूँ। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र क्यों करती हो बेटी? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच पिताजी, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझोगे। मुझे डर था कि आप शिवा को कभी नहीं स्वीकारेंगे, पर अब ये डर भी दूर हो गया। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। मैंने बचपन से तुम्हें हर वो चीज दी है जो तुम्हें चाहिए थी। इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी प्यारी बेटी। अब चलो खाना खा लो। नीलम खुश हो गई थी। उसे अपने पिता के असली इरादे का कुछ पता नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसके पिता ने शिवा को स्वीकार कर उसके रिश्ते को मंजूरी दे दी। नीलम सारी बातों से अनजान चैन और सुकून की सांस लेने लगी। अगली सुबह नीलम का भाई हेमंत घर लौटा। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? बेटा, तेरी बहन किसी गरीब के बहकावे में आ गई है। नीलम तो नादान है, जरूर उस शिवा ने ही उसके भोलेपन का फायदा उठाया होगा। तेरी बहन उस गरीब शिवा से शादी करने की जिद कर रही है। पिताजी, आप बस इशारा कीजिए, मैं उस शिवा को उसकी असली औकात दिखा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत झोपड़ी में रहकर महल के सपने देख रहा है। हाँ बेटा, तुझे उस शिवा को सबक सिखाना, उसे मारकर उसका बुरा हाल कर दे, ताकि आगे कभी वो किसी से शादी करने के ख्याल से भी डर जाए। जी पिताजी, मैं आज ही अपनी पहचान बदलकर शिवा के पास जाऊंगा और मौका मिलते ही उसे मार दूंगा। और ध्यान रहे, नीलम को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तू तो जनता है, वो कोई जिद पकड़ लेती है तो उसे समझाना नामुमकिन हो जाता है। आप निश्चिंत रहे, बहना को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। हेमंत बहुत गुस्से में था। उसके सर पे शिवा को मारने का खून सवार था। वो उसी दिन गांव में अपनी पहचान छुपा कर जाता है और शिवा को देखते ही बेसहारा होने का ढोंग करने लगता है। भाई, यहाँ कहीं हम गरीबों के लिए कोई आश्रम है क्या? तुम कौन हो भाई? गांव में नए दिख रहे हो। हाँ, मैं आज ही गांव में आया हूँ। इससे पहले मैं पास के गांव में रहता था। वहां मेरा काम नहीं चला, जिस वजह से मुझे अपना घर बेचना पड़ा। अब मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। नहीं भाई, इस दुनिया में कोई बेसहारा नहीं है। भगवान सबका ध्यान रखना है, वहीं सबको देने वाला सबको पालने वाला है। चलो तुम मेरे घर पे रहो, जब तुम्हें किराए पर कोई घर मिल जाए तो चले जाना। तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद शिवा हेमंत को गरीब समझकर अपने घर लेकर चला जाता है। वो आने वाले खतरे से अनजान अपने ही जान के दुश्मन को पनाह दे रहा था। हेमंत शिवा के घर में रहने लगा। वो मौके के तलाश में था कि कब वो शिवा को मारे, पर उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका। धीरे धीरे गांव में रहकर उसे गांव वालों की परेशानियां समझ आई। उसने शिवा के अंदर के सच्चाई को पहचाना, जिस कारण उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसके अंदर की बुराइयां खत्म हुई और उसने शिवा को सच बताने का फैसला किया।
शिवा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। हेमंत उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। भाई, ये तो चौधरी साहब का घर है। शिवा, मैं नीलम का बड़ा भाई हूं। हेमंत ने नीलम को सच बताया। सारी सच्चाई शिवा के सामने आई। तभी नीलम ने भी सारी बातें सुन ली और अपने पिता के ऊपर गुस्सा होने लगी। पिताजी, ये आपने गलत किया। आपने मुझे गुमराह किया, मेरे प्रेम को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, शिवा जैसा नेक इंसान इस कलयुग में बहुत कम मिलते हैं। आपने हमें बस गलत राह पे चलना सिखाया, अमीर गरीब में फर्क करना सिखाया। पर शिवा और गांव वालों के कारण हम दोनों भाई बहन की आंखें खुल गई। हमारे अंदर की इंसानियत जग गई है। अब मैं भी इस घमंड की ईंटों से बने घर में नहीं रहूंगा। नीलम और हेमंत ने अपने पिता से मुंह मोड़ा। चौधरी की आंखें खुली और उसे उसकी गलतियों का पछताया हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। अमीरी ने मुझे अंधा बना दिया था। शिवा, मैंने तुम्हारे और बाकी मजदूरों के साथ गलत किया। मैं आज अपनी सारी गलती सुधार दूंगा। मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो। और मैं अपने बेटे हेमंत के लिए तुम्हारी बहन रमा का हाथ मांगता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। रमा जैसी गुणवान लड़की इस घर में आएगी तो मेरा ये घर चमक उठेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ मुझे दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। मैं भी नीलम को बहुत पसंद करता हूँ। नीलम, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सब ठीक हुआ। आखिरकार गरीब के भाग्य चमका। नीलम और शिवा की शादी हुई। हेमंत ने भी रमा से शादी की और दोनों जोड़े एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। शिवा दिन रात मेहनत करके चौधरी से भी ज्यादा धनी हो गया और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। सूरजपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में गौरी नाम की एक अनाथ लड़की अपने 2 छोटे भाइयों छोटू और मुन्ना के साथ रहती थी। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। गौरी ही अब माँ भी थी, बहन भी और घर की जिम्मेदार भी। गरीबी थी मगर उसके दिल में हिम्मत बहुत थी। गांव वाले कहते थे ये लड़की एक दिन अपनी किस्मत खुद बदल देगी। दीदी, दीदी, उठो ना। आज फिर चूल्हे में लकड़ी नहीं है। अरे मेरे राजा, घबराता क्यों है? मैं अभी खेतों के किनारे से सूखी लकड़ियां ले आती हूँ। तुम दोनों पहले मुंह हाथ धो लो। दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? आज मेरी रसोई में जादू होगा। थोड़ी दाल है, थोड़ा आटा है और मेरी मेहनत है। बस आज तुम दोनों पेट भर खाओगे। सच दीदी, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? अरे पगले, तेरी दीदी भूखी रह सकती है पर अपने भाइयों को भूखा नहीं सुला सकती। गौरी रोज सुबह गांव के अमीर घरों में काम करने जाती थी। कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी गोबर से आंगन लीपना। छोटू और मुन्ना अभी छोटे थे, इसलिए घर पर ही रहते थे। गौरी की उम्र कम थी मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। गांव की औरतें उसे देखकर दया भी करतीं और हैरान भी होतीं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वह पहाड़ जैसी जिंदगी उठा रही थी। छोटू, मुन्ना, मैं ठाकुराइन के घर जा रही हूँ। तुम दोनों झोपड़ी से बाहर मत निकलना। दीदी, जल्दी आना। कल तुम देर से आई थी, हमें बहुत डर लगा था। अरे मैं हूँ ना, जब तक सांस है तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी, अगर कोई हमें डांटे तो कहना हमारी दीदी गौरी है, वो किसी से नहीं डरती। हाँ, हमारी दीदी सबसे बहादुर है। उस दिन गौरी ठाकुराइन के घर काम कर रही थी।
तभी ठाकुराइन की नजर उसकी सुंदरता और सादगी पर पड़ी। गौरी का चेहरा साधारण था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। ठाकुराइन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने बिगड़ैल बेटे विक्रम के लिए गौरी को देख रही थी, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। ए गौरी, इधर आ। जी मालकिन, कुछ काम था क्या? काम तो तू अच्छा करती है, पर तूने कभी सोचा ऐसे कब तक दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करेगी? मालकिन, जब तक मेरे भाइयों का पेट भरता रहेगा तब तक मैं सब कर लूंगी। अगर मैं चाहूँ तो तेरा भाग्य एक दिन में बदल सकता है। मेरा भाग्य? कैसे मालकिन? समय आने पर बता दूंगी, तू बस मेरा कहना मानती रह। गौरी घर लौटी तो देखा कि छोटू रो रहा था। मुन्ना के घुटने पर चोट लगी हुई थी। दोनों भाई गांव के लड़कों से झगड़ पड़े थे। कारण वही पुराना, अनाथ कहकर चिढ़ाना। गौरी का दिल टूट गया, मगर उसने आंसू छिपा ली। वो जानती थी अब उसे और मजबूत बनना होगा। अरे ये क्या हुआ? मुन्ना, तेरे घुटने से खून क्यों निकल रहा है? दीदी, वो कल्लू और उसके दोस्त हमें बिना माँ बाप के कहकर चिढ़ा रहे थे। मैंने कहा हम अनाथ हैं तो क्या हुआ, हमारी दीदी सबसे बड़ी है। मेरे शेरों, दुनिया कुछ भी कहे, तुम कभी खुद को छोटा मत समझना। दीदी, क्या हमारा भी कभी अच्छा समय आएगा? जरूर आएगा, और जब आएगा ना तो यही लोग हमारा नाम इज्जत से लेंगे। उसी रात गांव में तेज आंधी चली। बिजली कड़की, पेड़ हिले और कई झोपड़ियों की छत उड़ गई। गौरी की झोपड़ी भी बुरी तरह हिलने लगी। वो दोनों भाइयों को सीने से चिपकाकर बैठी रही। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। आधी रात को कौन आया था, कोई नहीं जानता था। दीदी, कोई दरवाजा पीट रहा है, मुझे डर लग रहा है। तुम दोनों पीछे हटो, मैं देखती हूँ। बेटी, दरवाजा खोलो, मैं राह भटका हुआ बूढ़ा आदमी हूँ। इतनी रात को? कौन हो आप? आंधी में फंस गया हूँ। अगर रात भर आसरा मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। ठीक है बाबा, अंदर आ जाइए। गरीब का घर है पर दिल से खाली नहीं। वो बूढ़ा साधु जैसा दिखता था, भीगा हुआ, थका हुआ और बेहद शांत। गौरी ने उसे सूखी रोटी और पानी दिया। बूढ़ा उसकी सेवा देखकर भावुक हो गया। उसने देखा खुद भूखी रहकर भी लड़की मेहमान को खिला रही है। उसी पल उसने तय कर लिया कि गौरी की परीक्षा भी लेनी है और मदद भी करनी है। बेटी, तूने खुद खाया भी है या नहीं? बाबा, पहले मेहमान खाता है, हम बाद में खा लेंगे। और अगर कुछ बचा ही ना तो पानी पी लेंगे, पर मेहमान भूखा नहीं सोएगा। तेरे जैसे लोग ही धरती को पवित्र रखते हैं। बाबा, हमारी दीदी बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी नहीं बेटा, बहुत अनमोल है। सुबह हुई तो बूढ़ा जाने लगा। जाने से पहले उसने गौरी को एक छोटी सी कपड़े की पोटली दी। उसने कहा, मुसीबत के समय ही खोलना। गौरी ने बिना सवाल किए पोटली रख ली। उसे लगा शायद बाबा ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। बेटी गौरी, ये पोटली रख ले। नहीं बाबा, मैं बदले में कुछ नहीं ले सकती। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। ये दान नहीं, तेरी सेवा का आशीर्वाद है। पर ध्यान रखना, इसे यूं ही मत खोलना। तो कब खोलूं बाबा? जब लगे अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी खोलना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। कुछ दिनों बाद ठाकुराइन ने गौरी को फिर बुलाया। इस बार उसके घर में बड़ी सजावट हो रही थी। विक्रम शहर से लौट आया था, बिगड़ा हुआ, घमंडी और लालची। उसकी नजर पहली ही बार में गौरी पर टिक गई।
और उसी पल उसने उसे पाने की ठान ली। माँ, ये लड़की कौन है? यही गौरी है, गांव की अनाथ लड़की। काम बहुत अच्छा करती है। अनाथ है तो इसका सहारा भी कोई नहीं होगा। सहारा नहीं है, मेरे 2 भाई हैं और मेरा आत्मसम्मान है। ओहो, जुबान भी तेज है, मजा आएगा। मालकिन, अगर और काम नहीं है तो मैं जाऊं? गौरी को विक्रम की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। वह जल्दी से काम खत्म कर घर लौट आई, लेकिन उस दिन से विक्रम उसके पीछे पड़ गया। कभी रास्ता रोकना, कभी बात करने की कोशिश करना। गौरी ने हर बार उसे नजरअंदाज किया, मगर खतरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। अरे गौरी, इतनी जल्दी क्या है? 2 बातें तो कर लें। हटो रास्ते से, मुझे घर जाना है। इतना गुस्सा? मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम जैसे लोगों की दोस्ती गरीब लड़कियों के लिए मुसीबत होती है। सोच लो, मैं ठाकुर का बेटा हूँ। और मैं गरीब सही, पर बिकाऊ नहीं। गौरी ने यह बात किसी को नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि छोटे भाई डर जाएं, लेकिन गांव का एक ईमानदार युवक अरुण सब देख रहा था। अरुण खेतों में मेहनत करता था और स्वभाव से सीधा था। उसे गौरी की हालत समझ आने लगी। वो मन ही मन उसकी मदद करना चाहता था। गौरी, एक बात पूछूं? हाँ अरुण भैया, कहो। विक्रम तुझे बार बार क्यों रोकता है? मैंने कई बार देखा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देख, अगर कोई तुझे परेशान करे तो मुझे बता देना। गरीब हैं तो क्या, इज्जत सबकी बराबर होती है। धन्यवाद, पर मैं खुद संभाल लूंगी। एक शाम गौरी जब नदी से पानी भरकर लौट रही थी, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तो रुक जा गौरी, बहुत दिन से घमंड दिखा रही है। गौरी डर गई, मगर अगले ही पल उसका गुस्सा जाग उठा। हाथ छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? तू करेगी क्या? उसने घड़ा उसके सिर पर दे मारा और भाग निकली। विक्रम अपमान से तिलमिला उठा। आह, तूने मेरे सिर पर घड़ा फोड़ दिया। याद रखना, गरीब लड़की कमजोर नहीं होती। उसने कसम खाई, अब मैं गौरी को चैन से नहीं जीने दूंगा। यहीं से कहानी में बड़ा तूफान शुरू हुआ। अगले ही दिन ठाकुराइन ने गांव में अफवाह फैला दी। उसने कहा कि गौरी ने उसके घर से चांदी की पायल चुरा ली है। पकड़ो इसे, यही है चोर। मेरी चांदी की पायल इसी ने चुराई है। नहीं मालकिन, मैंने कुछ चुराया नहीं। मैं गरीब हूँ, पर चोर नहीं। गांव वाले 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग गौरी पर विश्वास करते थे, कुछ ठाकुराइन पर। मुझे नहीं लगता गौरी ऐसा कर सकती है। पर ठाकुराइन झूठ क्यों बोलेगी? मेरी दीदी चोर नहीं है। हाँ, हमारी दीदी झूठ नहीं बोलती। गौरी के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। उसकी इज्जत पर अब सीधा वार हुआ था। गांव की चौपाल में पंचायत बैठी। गौरी कांप रही थी, मगर झुकी नहीं। ठाकुराइन और विक्रम दोनों झूठ पर झूठ बोल रहे थे। गौरी, अगर तूने चोरी नहीं की तो कोई सबूत है? मेरे पास सच है सरपंच जी, पर गरीब के सच की आवाज धीमी होती है। तभी अरुण आगे आया। उसने कहा, रुकिए, मैं गवाही दूंगा। तू बीच में मत बोल अरुण। मैं बोलूंगा। कल मैंने विक्रम को गौरी का रास्ता रोकते देखा था, और आज ये झूठा इल्जाम, ये सब बदले की चाल है। अरुण की बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। ठाकुराइन ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सरपंच जी, मैंने भी देखा था। क्या देखा बेटा? डर मत, सच बोल। रात को विक्रम हमारी झोपड़ी के पीछे खड़ा था। वो खिड़की से अंदर झांक रहा था। छोटू ने एक और बड़ा राज खोल दिया। क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था दीदी। धत, ये तो बहुत गलत बात है।
उसने बताया कि उसने विक्रम को रात में गौरी की झोपड़ी के पास मंडराते देखा था। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं, साजिश का लगने लगा। विक्रम को लगा अब बात बिगड़ रही है। उसने गुस्से में पंचायत छोड़ दी। बहुत बोल लिया तुम सबने। याद रखना, मुझसे टकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी। धमकी दे रहा है पूरे गांव के सामने। तू बीच में मत आ अरुण, वरना तुझे भी पछताना पड़ेगा। डराने की कोशिश मत कर, मैं झुकूंगी नहीं। देख लूंगा तुझे भी, तेरे भाइयों को भी। लेकिन जाते जाते उसने गौरी को घूर कर देखा। उसकी आंखों में बदला साफ दिख रहा था। गौरी समझ गई असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। रात कुछ बड़ा होने वाला था। उस रात गौरी को बूढ़े बाबा की दी हुई पोटली याद आई। दिल में अजीब घबराहट थी। उसने पहली बार सोचा शायद अब मुसीबत का वही समय है। पोटली खोलने पर उसमें एक पुरानी चिट्ठी और एक चांदी का ताबीज निकला। चिट्ठी पढ़कर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य लिखा था। हे भगवान, इसमें क्या है? बेटी गौरी, तू साधारण लड़की नहीं है। तू सूरजपुर के पुराने जमींदार धर्मपाल सिंह की खोई हुई नातिन है। क्या मैं जमींदार की नातिन? दीदी, क्या लिखा है? हम शायद इतने अकेले नहीं हैं। चिट्ठी में लिखा था कि सालों पहले लालच में कुछ लोगों ने गौरी के परिवार पर हमला किया था। उसके माता पिता ने जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया, फिर हादसे में वे मारे गए। बूढ़ा बाबा असल में पुराने जमींदार का वफादार नौकर था। वही सालों से सही समय का इंतजार कर रहा था और अब वो समय आ चुका था। तो इसलिए बाबा मुझे पहचानते थे। दीदी, क्या अब हमारे अपने लोग हैं? हाँ, शायद हैं, पर बेटा, हमारा असली सहारा अभी भी हम खुद ही हैं। दीदी, अब क्या करेंगे? अब सच को सामने लाएंगे और जो हमारा है वो छीनने नहीं देंगे। उधर विक्रम को भी इस राज्य की भनक लग गई। ठाकुराइन के घर का पुराना नौकर सब सुन चुका था। विक्रम समझ गया, अगर गौरी की असली पहचान सामने आ गई तो उसकी इज्जत और लालच दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने उसी रात गौरी की झोपड़ी में आग लगाने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत इस बार गौरी के साथ थी। अरुण को पहले ही शक हो चुका था। गौरी, दरवाजा खोल जल्दी। क्या हुआ अरुण, तुम इतनी रात को? विक्रम और उसके दो आदमी पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं। उनके हाथ में तेल का डिब्बा है। नहीं, इस बार हम भागेंगे नहीं। इस बार हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। गौरी ने तुरंत योजना बनाई। अरुण ने सरपंच और कुछ गांव वालों को चुपके से बुला लिया। गौरी ने झोपड़ी के अंदर दीपक बुझा दिए ताकि लगे सब सो रहे हैं। जल्दी तेल डालो, आज ये झोपड़ी भी जलेगी और इसका घमंड भी। विक्रम और उसके आदमी धीरे धीरे पीछे से आए। जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, पूरा गांव मशाल लेकर सामने आ गया। रुको, हाथ ऊपर। कौन? पूरे गांव के सामने पकड़ा गया है तू। अब बोल विक्रम, कौन चोर है, कौन नीच है? विक्रम बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन ठाकुराइन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ये सब नाटक है। मेरे बेटे को बदनाम किया जा रहा है। तभी बूढ़ा बाबा अचानक चौपाल में आ पहुंचा। उसके हाथ में पुराने कागज, मुहर और गवाह थे। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर थी। नाटक अब खत्म होगा, सच शुरू होगा। बाबा, आप हाँ बेटी,
अब समय आ गया है तेरी असली पहचान सबके सामने लाने का। कौन हो तुम बूढ़े बाबा? मैं धर्मपाल सिंह का पुराना सेवक रघुनाथ हूँ। रघुनाथ बाबा ने पंचायत के सामने सारे कागज खोल दिए। पुरानी मुहरें, जन्म का कपड़ा और गौरी की माँ की लिखी चिट्ठी। ये देखिए, ये वही चांदी का ताबीज है जो जमींदार साहब ने अपनी नातिन के लिए बनवाया था। और ये चिट्ठी? ये उसकी माँ की लिखी हुई है, जाला, जिसमें उसने अपनी बेटी को बचाने की विनती की थी। सबूत इतने साफ थे कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। गौरी सच में पुराने जमींदार घराने की आखिरी वारिस थी। गांव वाले हैरान रह गए और ठाकुराइन का चेहरा उतर गया। अरे, तो गौरी सच में? मैं सच में उसी घर की हूँ। हाँ बेटी, तू अनाथ नहीं, विरासत की असली हकदार है। अब ठाकुराइन की चाल खुलने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ठाकुराइन के पति ने भी उस समय गलत कागज बनवाए थे। रघुनाथ बाबा ने बताया कि सालों पहले जमींदार की जमीन हड़पने में ठाकुराइन के पति का भी हाथ था। कई कागज जालसाजी से बदले गए थे। गौरी को मिटा देना ही उनकी आखिरी चाल थी। लेकिन सच दबा नहीं। आज पूरा गांव गवाह बन चुका था। झूठ, सब झूठ। तो ये मोहरें क्या कहती हैं? ये गवाह क्या कहते हैं? हाँ, मैंने भी उस रात हवेली में हलचल देखी थी, पर डर के मारे कभी बोला नहीं। तो हमारे माँ बाप के साथ भी अन्याय हुआ था। हाँ बेटी, बहुत बड़ा अन्याय। गौरी का दिल टूट भी रहा था और मजबूत भी हो रहा था। एक तरफ उसे अपने परिवार का सच मिला, दूसरी तरफ उनके साथ हुआ अन्याय। छोटू और मुन्ना पहली बार गर्व से सीना तान कर खड़े थे। अब वे सिर्फ गरीब बच्चे नहीं थे, वे सच और इज्जत के साथ खड़े थे और गांव पहली बार पूरी तरह गौरी के साथ था। दीदी, देखा, मैं कहता था ना, एक दिन सब हमारा नाम इज्जत से लेंगे। हाँ दीदी, आज कोई हमें अनाथ नहीं कहेगा। नहीं बेटा, हम पहले भी छोटे नहीं थे, हमारा दिल बड़ा था, बस आज दुनिया को दिख गया। गौरी, आज तूने सिर्फ अपना नहीं, हर गरीब की इज्जत बचाई है। सरपंच ने तुरंत फैसला सुनाया। तुझे गौरी पर झूठा इल्जाम लगाने, उसकी झोपड़ी जलाने की कोशिश करने और गांव की शांति भंग करने के जुर्म में बंदी बनाया जाता है। नहीं, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। मैं ठाकुर का बेटा हूं। अब नहीं, अब तू अपराधी है। मेरा बेटा निर्दोष है। निर्दोष? तो ये तेल का डिब्बा, ये गवाह और ये सबूत क्या है? विक्रम को गांव के सिपाहियों ने पकड़ लिया। ठाकुराइन की हवेली की जांच का आदेश दिया गया। जालसाजी, साजिश और आग लगाने की कोशिश सब साबित होने लगा। गांव में पहली बार ताकतवर लोग कटघरे में खड़े थे और गौरी सिर उठाकर खड़ी थी। गौरी को अब उसकी पुरानी हवेली दिखाई गई। वो हवेली सालों से बंद पड़ी थी, दीवारें टूटी थीं, आंगन सूना था, मगर इतिहास जिंदा था। गौरी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे माँ बाप की परछाइयां उसे देख रही हों। यही मेरा घर था। हाँ बेटी, यही तू बचपन में खेली थी। तुझे याद नहीं, क्योंकि तब तू बहुत छोटी थी। दीदी, इतना बड़ा घर, क्या अब हम यहीं रहेंगे? पर पहले इस घर को नहीं, इस घर की इज्जत को वापस लाना होगा। गौरी बेटी, अब ये हवेली और जमीन तेरी है, तू जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। सरपंच जी, मैंने भूख देखी है, अकेलापन देखा है। मैं नहीं चाहती कि गांव का कोई बच्चा वो सब झेले। तो तू क्या करना चाहती है? इस हवेली का एक हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनेगा और दूसरा गांव के स्कूल और अनाज घर के लिए। गांव वाले उसकी सोच देखकर दंग रह गए। जिस लड़की के पास कभी खाने को नहीं था, आज वही दूसरों का पेट भरने की सोच रही थी। दिन बीतने लगे।
हवेली फिर से सजने लगी। गौरी अब भी पहले जैसी ही सादी थी, न घमंड न दिखावा। अरुण हर काम में उसकी मदद करता रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान और अपनापन बढ़ने लगा। गौरी, तू बदल गई है, पर एक बात अच्छी है, तेरा दिल बिल्कुल नहीं बदला। अगर दिल बदल जाता तो शायद मैं गौरी ही ना रहती। पर एक बात अच्छी है, तेरा दिल बिल्कुल नहीं बदला। इतनी बड़ी मालकिन बन गई, फिर भी खुद मजदूरों के साथ मिट्टी उठा रही है। क्योंकि मैं मिट्टी से ही बनी हूँ अरुण, और मिट्टी को भूलने वाला एक दिन गिर ही जाता है। तू सच में अलग है। एक दिन रघुनाथ बाबा ने गौरी से अकेले में बात की। उन्होंने कहा, बेटी, घर बस गया, इज्जत लौट आई। अब अपनी खुशी के बारे में भी सोच। मेरी खुशी तो मेरे भाई हैं बाबा। और अरुण? उन्होंने कहा, अब तेरी जिंदगी बस जिम्मेदारी नहीं, खुशी भी मांगती है। गौरी समझ गई कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। उधर छोटू और मुन्ना भी अरुण को बहुत पसंद करने लगे थे। बाबा, आप भी ना? दीदी, अगर शादी करनी हो ना तो अरुण भैया से ही करना। गांव वाले भी यही चाहते थे कि गौरी को एक अच्छा जीवन साथी मिले। अब कहानी अपने सुखद मोड़ की ओर बढ़ रही थी। गांव की चौपाल में सबकी मौजूदगी में अरुण ने गौरी का हाथ मांगा। उसने कहा, सरपंच जी, रघुनाथ बाबा और गांव के सभी लोग, मैं आज गौरी का हाथ मांगने आया हूं। वाह वाह! मैं उसकी जमीन नहीं चाहता, उसकी हवेली नहीं चाहता। मैं बस उसका साथ चाहता हूं और उसके भाइयों को अपने भाइयों की तरह अपनाना चाहता हूं। उसने कहा, मैं हवेली नहीं, गौरी का साथ चाहता हूं। यह सुनकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। गौरी ने पहली बार खुद के लिए मुस्कुराकर हाँ कहा, अरुण, तुमने हमेशा साथ दिया। जब पूरी दुनिया सवाल कर रही थी, तब तुमने भरोसा किया। तो बेटी, तेरी क्या मर्जी है? अगर सबकी दुआ हो तो मुझे मंजूर है। छोटू और मुन्ना खुशी से झूम उठे। सालों की तकलीफों के बाद अब सच्ची खुशियां दस्तक दे चुकी थीं। कुछ महीनों बाद हवेली में सादा मगर बेहद प्यारा विवाह हुआ। गांव के गरीब से गरीब घर तक मिठाई पहुंची। छोटू और मुन्ना नए कपड़ों में सबसे ज्यादा खुश थे। गौरी अब अनाथ बेटी नहीं, पूरे गांव की शान बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया, किस्मत जन्म से नहीं, हिम्मत से बदलती है। और सच यही है, जिस लड़की का दिल साफ हो, उसकी राह भगवान खुद बनाता है। दीदी, आज माँ होती ना तो बहुत खुश होती। हाँ बेटा, आज वो ऊपर से देख रही होंगी और कह रही होंगी, मेरी बेटी हार नहीं मानी। दीदी, अब कोई हमें अनाथ नहीं कहेगा ना? नहीं, अब कोई नहीं, क्योंकि अनाथ वो नहीं होता जिसके माँ बाप नहीं होते, पर अनाथ वो होता है जिसके पास प्यार ना हो। और हमारे पास एक दूसरे का प्यार हमेशा रहेगा। गौरी, तूने सच में अपनी किस्मत नहीं, पूरा गांव बदल दिया।